हेलो दोस्तों, एडमिशन की क्लास चल रही थी। एडमिशन के क्लास में पहली क्लास में मैंने एडमिशन के जनरल चीज़ों को बताया था। अब आज की क्लास में जो सेकंड क्लास है एडमिशन की, उसमें रिलेवेंसी ऑफ एडमिशन बताऊंगा। एडमिशन कब सुसंगत होता है, तो इसमें किन किन सेक्शनों को मुझे पढ़ना है पहले हम ये बता देते हैं। तो किस किस सेक्शनों को पढ़ना है? सेक्शन 21, देखो ऐसे आप बना लो, सेक्शन 21 इसका मेन है। 21 को तुम 58 के साथ कोरिलेट कर सकते हो। 21 के बाद क्या पढ़ोगे? 22 पढ़ोगे। 22 के साथ ही 22A पढ़ लोगे आप, और फिर एक सेक्शन पढ़ोगे 23। फिर लास्ट में एक सेक्शन आप पढ़ लोगे सेक्शन 31। इतनी चीज़ें आपको पहले दिमाग में होना चाहिए कि रेलेवेंसी जब हम शुरू करेंगे कि एडमिशन की रेलेवेंसी क्या चीज़ें हैं, तो इतने सेक्शन हमको साथ में पढ़ने होंगे। इतनी चीज़ें आ गई समझ में? पहले केवल नॉर्मली सेक्शन दिमाग में बैठा लो। 21, 22, 22 से 23, 31 और 58। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं 21 से। 21 क्या क्या चीज़ें कहला? पहले सामान्यतः क्या कहता है 21 कहता है स्वीकृतियों का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उनके द्वारा या उनके ओर से साबित किया जाना। तो ये क्या कह रहा है? कह रहा है जो स्वीकृति कर रहा है वो कब स्वीकृति को साबित करेगा। तो आपके दिमाग में फिर तुरंत आना चाहिए, अगर आप एविडेंस पढ़े होंगे तो सेक्शन 58। तो इसी के साथ हम सेक्शन 58 पढ़ लेते हैं। सेक्शन 58 क्या कहता है? आखिरी में मैंने इसे जोड़ा है, बड़ा कर देता हूँ। सामान्य रूल क्या है? 58 जब आप पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है स्वीकृति तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है। सॉरी, क्या लिखा है? स्वीकृति तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा 21 में लिखा स्वीकृति तथ्यों को साबित करना है, तो ये उसका तो अपवाद हो गया कि यहाँ पे कह रहा साबित करना आवश्यक नहीं है और 21 में करना है साबित करना है। तो उसके कुछ अपवाद, कुछ कंडीशन दी गई हैं। 3 कंडीशन उसमें दी गई कि कब हम स्वीकृति को साबित कर सकते हैं। तो इतनी चीज़ें हैं। सामान्यतः आप जानो 58 क्या कहता है, जनरल क्या कहता है? 58 कहता है स्वीकृति तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है, लेकिन इसका अपवाद कहाँ है? 21 में दिया है। अब आप फिर से 21 पे आ जाओ। आई होप इतनी चीज़ें आपको शुरू में समझ में आई होंगी। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक, चलिए अब हम पढ़ते हैं कि कौन सी कंडीशन है जिसमें स्वीकृति को साबित करना आवश्यक है। स्वीकृति उन्हें करने वाले व्यक्तियों, उन्हें मतलब क्या हो गया? देखो बेयर एक्ट को ऐसे तोड़, उन्हें मतलब जो स्वीकृति कर रहा है या उनके हित प्रतिनिधि के विरुद्ध सुसंगत। तो जो स्वीकृति कर रहा है और या जो उसकी तरफ से कोई स्वीकृति कर रहा है, कब उसके विरुद्ध सुसंगत है और कब क्या किया है, कब सुसंगत है, कब उसके विरुद्ध रिलेवेंट है और कब साबित की जाएगी। तो अब देखो, किंतु बट कह रहा उन्हें करने वाले व्यक्ति या उनकी ओर से या उनके हित प्रतिनिधि द्वारा निम्नलिखित अवस्थाओं के सिवा उन्हें साबित नहीं किया जाएगा। तो उन्हें साबित नहीं किया जाएगा, तो यहीं से मैंने जोड़ा है, उन्हें साबित नहीं किया जाएगा। ये कहाँ दिया है? 58 में दिया है। तो आप ऐसे जोड़ के पढ़ो, कहाँ दिया है सामान्यतः कि स्वीकृति को साबित करना आवश्यक नहीं है? 58, यहीं से याद हो गया आपको। तो एक सेक्शन आपको 58 याद हो गया। और सॉरी, एक सेक्शन में इसको भूल गया था, इसको बीएसए के साथ पढ़ लेना, सेक्शन 19 के साथ, बीएसए सेक्शन 19 के साथ। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब आइए कोई अब पढ़िए कौन सी कंडीशन है जब क्या बोलते हैं स्वीकृति करने वाला या उसकी तरफ से जो स्वीकृत कर रहा है वो उसे साबित कर सकेगा। कब साबित कर सकेगा? पढ़ो, कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से तब साबित की जाएगी। कब साबित की जाएगी? कि वह ऐसी प्रकृति का है। कि कौन सी प्रकृति का? क्या कह रहा है? वह इस प्रकार की। तो वह मतलब क्या हुआ? वह मतलब वो स्वीकृति किस नेचर की है। यहाँ पे वह का मतलब क्या हो गया? वो स्वीकृति किस नेचर की है। अब देखो, नेचर मतलब उसकी प्रकृति कैसी है, उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए। देखो अब उसके प्रकृति के बारे में बता रहा है। उसके प्रकृति के बारे में क्या बता रहा है? यदि उसे करने वाला व्यक्ति मर गया होता,
तो जो स्वीकृति कर रहा अगर वो मर गया होता तो क्या होता, तो वह अन्य व्यक्ति मतलब किसी थर्ड पर्सन के बीच में उसकी धारा 32 के अधीन सुसंगत हो। तो 32 जब पढ़ोगे सेक्शन तो उसमें 8 चीजें बताई गई हैं। उन 8 चीजों के बीच में अगर वो व्यक्ति मर जाता तो उसका कथन डाइंग डिक्लेरेशन में, मृतकालिक कथन में आ जाता, तो वो सुसंगत होता, तो उसे यहाँ पे साबित किया जा सकता। तो उसकी स्वीकृति कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो धारा 32 के अंतर्गत आती हो। कैसी होनी चाहिए, धारा 32। तो आपने एक क्या पढ़ा, उसकी स्वीकृति जो धारा 32 के अंतर्गत आती हो उसे साबित किया जाएगा। तो कौन सी स्वीकृति साबित की जाएगी, जो धारा 32 के अंतर्गत आती हो। तो एक ये समझ में आ गया। अब आप आ जाओ सेकंड पे। सेकंड पे क्या है, पढ़ो, कोई स्वीकृति जो उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से, तो ये जनरल चीजें हैं, ये तो जनरल चीजें कह रहा है, जबकि वह मन की क्या है, अब दूसरी पढ़ो, मन की या शरीर की सुसंगत या विवादक किसी दशा के अस्तित्व के का ऐसा कथन है जो उस समय या उसके लगभग किया गया हो। मतलब जब उसके साथ घटना घट रही हो तब किया गया हो या उसके समय के लगभग किया गया हो। जब मन की या शरीर की दशा विद्यमान थी, जब मान लो उसको कोई चोट लगी थी, जैसे उसको किसी व्यक्ति ने घायल किया और तब उसके पास टाइम नहीं, तब उसने कोई कथन किया, तो वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसी स्वीकृति को क्या कर सकते हैं, हम साबित कर सकते हैं। ऐसे आचरण के कथन हैं जो उसकी असत्यता को अनाधि संभाव्य कर देते हैं। मतलब उसकी जो वो कथन कह रहा है वो क्या, कि उसको ये साबित कर देता है, वो कथन झूठ नहीं कर रहा है, वो यहां तक कि उसको साबित कर देता है कि वो सही कह रहा है। क्या कह रहा है, असत्यता मतलब उसके गलत, अनाधि संभाव मतलब कम कर देता है उसकी असत्यता की, उसकी बात गलत होने की संभावना को क्या कर देता है, वो कम कर देता है। तो नंबर 2 क्या हो गया, नंबर 1 32 के अंतर्गत आ रहा है। नंबर 2 ऐसा कंडीशन जब उसकी मन की दशा और शरीर की दशा क्या होनी चाहिए, अस्तित्व का ऐसा कथन जब उसकी मन की दशा और शरीर की दशा न्यायालय में अस्तित्व में होनी चाहिए। और वो क्या, वो उस समय कब किया गया हो, जब क्या बोलते हैं, वो विवादक किसी दशा से संबंधित हो, उसकी मन की दशा शरीर की दशा किसी विवादक तथ्य से संबंधित हो, तब वो कोई कथन कर रहा हो या कोई आचरण कर रहा हो। देखो दिया होगा यहां पे, कोई आचरण के साथ, उसके आचरण के साथ वो उसकी स्वीकृति को साबित किया जा सकता है। तो ये नंबर 2 हो गए। नंबर 3 क्या हो गए, कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से साबित की जा सकेगी यदि वह स्वीकृत के रूप में नहीं किंतु अन्यथा सुसंगत। अन्यथा सुसंगत मतलब क्या हो जाएगा, 6 से 55 तक की धाराओं में जिन चीजों को सुसंगत किया गया है वो होनी चाहिए। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप। तो पहला क्या हो गया, 32 के अंतर्गत अगर वो कोई ऐसा कथन किया हो जो अगर वो नहीं रहता तो उसका कथन कहाँ हो जाता है, मृतकालिक कथन में चला जाता है। तो ऐसी स्वीकृतियों को साबित किया जा सकता है। ऐसी स्वीकृति जब उसकी मन की दशा या शरीर की दशा विवादक हो और उस समय उसने कोई आचरण किया हो और उस समय उसने कोई कथन किया हो, तो वो सुसंगत होनी चाहिए। नंबर 3 क्या होनी चाहिए, कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से साबित की जा सकेगी यदि वह स्वीकृत के रूप में नहीं, स्वीकृत के रूप में कैसे नहीं, वो किसी और धारा, मतलब उसने स्वीकृति डायरेक्ट नहीं किया, वो क्या किया है, 6 से 55 की धारा में अपनी बातों को सुसंगत घोषित कर दिया, तब उसको साबित किया जा सकता है। ठीक है, इतनी चीजें आई होप समझ में आई होगी। तो नॉर्मली बना लो ऐसे। सेक्शन 21 में क्या कहा गया है कि कौन सी स्वीकृतियों को साबित किया जा सकता है, किया जा सकता है। अभी इलस्ट्रेशन इसका पढ़ा देंगे, रुक जाओ, इसको हम सही, इसमें कौन कौन सी स्वीकृतियों को साबित किया जा सकता है ये बताया गया है। तो इतनी चीज़ें आई होप समझ में आ गई होंगी। आप इलस्ट्रेशन इसका पढ़ लो, इससे अभी क्लियर होगा कि कैसे हम जोड़ रहे हैं। अभी आपको थोड़ी चीज़ें क्लियर नहीं होंगे, लेकिन जब आप इलस्ट्रेशन पढ़ोगे, इलस्ट्रेशन से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्या क्या चीज़ें सुसंगत होंगी, कौन कौन सी चीज़ों को हम साबित, कौन सी स्वीकृतियों को साबित कर सकते हैं। तो अब आप आ जाओ दृष्टांत पे। पहला दृष्टांत क्या है
का और खा के बीच प्रश्न यह है कि आमुख विलेख कूटरचित है या नहीं। का यह प्रतिज्ञान करता है कि वह असली है, खा प्रतिज्ञान करता है कि वह कूटरचित है। तो खा का कोई कथन कि विलेख असली है का साबित कर सकेगा, तथा का कोई कथन कि विलेख कूट रचित है खा साबित कर सकेगा, किंतु का अपना कथन कि विलेख असली है साबित नहीं कर सकेगा, और ना खा कि यह कथन कूट रचित है साबित नहीं कर सकेगा। तो ये जनरल चीजें आपको बता रहा है। सामान्यतः ये सेक्शन 58 का पालन कर रहा है अगर सही मायने में देखो। जैसे का कह रहा है कि ये दस्तावेज क्या है, नकली है, दस्तावेज नकली है, और खा क्या कह रहा है कि दस्तावेज असली है। सॉरी वो उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया। इसको ये कहता है असली है, असली है, ये कहता है नकली है। ठीक, तो खा कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देगा जिसको ये साबित करने दिया जाएगा कि वह दस्तावेज असली है। वो क्या साबित करेगा कि ये दस्तावेज क्या बोलते हैं, कूटरचित नहीं है। क्या कहता है, खा का कोई कथन कि विलेख असली है, मतलब खा का कोई विलेख जो का साबित कर सकेगा, मतलब खा साबित क्या करेगा। देखो फिर से समझा देता हूँ मैं ही इसमें, वो सॉरी नंबर छोटी सी बात जानो। का क्या कहता है, खा क्या कहता है, पहले ये जानो। खा कहता है वो असली है दस्तावेज, और खा क्या कहता है, नकली है। तो आपने न्यायालय में ये स्वीकार कर लिया कि वो असली है, तो अब उससे कोई ये नहीं कहा जाएगा कि तुम इसे साबित करो, अपने कथन को साबित करो कि वो असली है, और उसे ये नहीं साबित दिया जाएगा कि वो साबित करे कि वो नकली है। किन कंडीशनों में, लेकिन इसका अपवाद कहाँ दिया गया है, ये कहाँ कब साबित वो करेगा कि ये असली है, कब साबित करेगा कि वो नकली है। अब देखो ये कहाँ दिया गया है, ये दिया गया 21 में। 21 में जो 3 कंडीशन उसमें वो साबित कर सकेगा। देखो आप इसको पढ़ो भी। खा का कोई कथन कि विलेख असली है का साबित कर सकेगा, मतलब खा ने कोई पहले स्टेटमेंट दिया हो कि विलेख असली है का साबित कर सकेगा, तथा का कोई कथन कि विलेख कूट रचित है, मतलब दोनों का उल्टा। अगर का ने कभी कहा हो कि विलेख क्या हो, कूट रचित हो, कूट रचित हो, कभी कहा हो उसने, तो वो साबित कर सकेगा। और खा ने कभी कहा हो कि विलेख क्या है, विलेख क्या है, असली है, तो ये साबित किया जा सकेगा। ना कि का ने कभी कहा हो कि विलेख असली है, वो साबित करना, वो क्यों नहीं, क्योंकि वो न्यायालय में खुद लेके आ रहा है। किंतु का अपना यह कथन ये देखो दे रहा है कि विलेख असली है, साबित नहीं कर, का ने कभी कहा हो कि ये विलेख असली है, वो साबित नहीं कर सकेगा। और कब साबित कर सकेगा, उसका कंडीशन कहाँ दिया गया है, जो 3 तुम्हारी दशाएं दी गई कि अगर वो मृत्यु हो जाता तो उसका कथन रिलेवेंट हो जाता, अगर वह मन की दशा या शरीर की दशा में या उसके आचरण से कोई चीजें आ गई होती तो उसका कथन रिलेवेंट हो जाएगा, या कोई ऐसी दशा जो 6 से 55 तक में उस कंडीशन को सुसंगत बनाती है तो उसका कथन सुसंगत हो जाएगा। ठीक, तो इतनी चीज़ें आपको आई होप समझ में आ गई। अगर नहीं समझ में आ गई तो एक बार मैं फिर इस इलस्ट्रेशन को आपको फिर से बता दे रहा हूँ। देखो साधारण भाषा में समझो, 2 व्यक्ति हैं, जैसे आप 2 व्यक्ति हो, एक कागज रखते हो और उस कागज को, जैसे मान लो कोई बैनामा है, बैनामा जाने कोई रजिस्ट्री है, तो एक व्यक्ति कह रहा वो रजिस्ट्री असली है, एक व्यक्ति कह रहा वो रजिस्ट्री नकली है। तो जो पहला व्यक्ति है वो कह रहा रजिस्ट्री असली है, तो उसने पहले कभी कहा हो कि ये रजिस्ट्री नकली है, तो उसका वो कथन यहाँ सुसंगत हो जाए, उसका कथन ये दिया जा सकेगा, उसका कथन कहाँ हो जाएगा, न्यायालय में दिया जा सकेगा। और खा ने पहले कहा हो कि ये रजिस्ट्री असली है, तो उसका भी ये कथन दिया जा सकेगा कि उसने पहले स्वीकृति कर लिया था कि उसका ये रजिस्ट्री क्या है, असली है। अब क्या कि भाई उसने जो पहले मान लो अब का ने कहा हो कभी पहले कि वो कथन असली है, का ने खुद कहा हो, सामान्यतः उसे नहीं प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन जब तुम 21 में आओगे तो 3 कंडीशन है, उस दशा में उसके उस कथन को यहाँ रिलेवेंट बना सकोगे। आई होप समझ में आया। अगर नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट कर देना, मैं एक बार दोबारा नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। अब आ जाओ आप इसके बाद
सेकंड इलस्ट्रेशन पे, सेकंड इलस्ट्रेशन क्या है इसका, देखो अब ये इंपॉर्टेंट है। अब जो इसके अपवाद हैं तीनों, अब वो यहां से तुमको समझ में, वो तो जनरल लोग उसको 58 और 21 में अगर तुमको अंतर समझना हो तो वो तुम इलस्ट्रेशन फर्स्ट से समझ सकते हो, जो ए वाला पढ़ाए हूं। अब बी वाले में क्या कहता है कि किसी पोत के कप्तान का विचारण उस पोत के संतक करने के लिए किया गया, ठीक है, मतलब उसने पोत के बारे में है, ठीक है, या दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जाता है कि पोत अपने उचित मार्ग से बाहर ले गया था। तो का अपने कारोबार के मामूली अनुक्रम में अपने द्वारा रखी जाने वाली पुस्तक पेश करता है जिसमें संप्रेषण दर्शित करता है जिसके बारे में आप कथित है वह दिन प्रतिदिन किए गए कथन जिसमें उपदर्शित है कि पोत अपने उचित मार्ग से बाहर नहीं ले गया था। का इस कथन को साबित कर सके क्योंकि उसकी मृत्यु हो जाती तो वह कथन व्यक्तियों के 32(2) के अधीन ग्राह्य होता। अब देखो इसको सामान्यता, एक पोत चलाने वाला व्यक्ति, जैसे आप पोत चला रहे हो, आप पोत को ले जा रहे हो, एक व्यक्ति आपके ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि ये पोत गलत रास्ते से ले गया और इसने पोत को लड़ा दिया और इससे मुझे नुकसान हुआ, तो इससे मुझे भरपाई कराई जाए। तो सामान्यता उसके ऊपर ये इल्जाम, लेकिन उसने क्या किया, उसने एक डायरी रखी थी, उस डायरी में वो पोत किस किस रास्ते से होके जाता है वो लिखा हुआ था उस डायरी में। तो उसका सामान्यता, तो उसका कथन वो नहीं दे सकता है, सामान्यता 58 में उसकी स्वीकृति साबित नहीं कर सकती, लेकिन वो ये दिखाएगा कि सर अगर हम मर जाते तो क्या जो 32(2) में क्या कहता कारोबार के अनुक्रम में, कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग में ये चीजें सुसंगत होती, तो मैं इस आधार पर अपनी डायरी को प्रस्तुत कर रहा हूं जिससे मेरा कथन, मेरी स्वीकृति साबित हो रही है कि मैंने जो चीज कहा था वो सही है, कि ये पोत सही रास्ते से गया। तो ये क्या हो गया, खा में। अब आ जाओ आप गा, ठीक, अब आ जाओ आप गा में। गा क्या कहता है, गा अपने द्वारा कलकत्ता में किए गए अपराध का अभियुक्त है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गा क्या कहता है, अपने द्वारा कलकत्ता में किए गए अपराध का अभियुक्त है। वह अपने द्वारा लिखित उसी दिन लाहौर में दिनांकित उसी दिन लाहौर का डाक टिकट धारण करने वाला पत्र प्रेस करता। पत्र पर कथन ग्राह्य, क्योंकि यदि का की मृत्यु हो गई होती तो वह 32(2) के अंतर्गत ग्राह्य। देखो इसको दो चीज अगर आप अपना दिमाग लगाओ तो ये अन्यथा वाले कथन में 11(2) में भी आ जाता है। अगर आप पढ़ोगे सेक्शन 11(2) कि वो कहीं और था, अन्यथा मतलब जो कहीं नहीं आएगा वो धारा 11 में सुसंगत, आपने को मैंने पढ़ाया था, अन्यत्र उपस्थिति मतलब उसकी कहीं और उपस्थिति। तो ये तीसरे वाले से भी मिल रहा है जिसमें ये बताया गया कि वो अपने कथन को कहा 6 से 55 तक की धाराओं में सुसंगत घोषित कर दे। तो ये 11 में भी आ रहा, अगर आप इसका जीस्ट निकालोगे तो उससे पता चल जाएगा। तो उसका कथन क्या 32(2) में आ गया, ठीक है। अब आ जाओ ये तीसरा, चौथा आ जाओ, का चुराए हुए माल को यह जानते हुए कि वह चुराया हुआ है प्राप्त करने का अधिकृत है, यह साबित करने की प्रस्तावना करता है कि उसके मूल्य को कम बेचने से इनकार कर दिया था। यद्यपि ये स्वीकृतियां तथापि का के कथनों को साबित कर सकेगा क्योंकि वो विवादक तथ्यों से प्रभावित होकर उसके आचरण को, तो ये आ जाएगा 2 में। उस समय उसकी मन की दशा उसके आचरण द्वारा, कि कैसे आचरण द्वारा तुम पता करोगे कि का को क्या हुआ, एक चुराया हुआ माल प्राप्त हुआ। अब वो क्या कहता है, जिस रेट में उसने प्राप्त किया, जिस रेट की वो वस्तु है उस रेट में वो बेचने से इनकार कर देता। अगर वो चुराया हुआ होता तो वो क्या करता, जैसे मान लो 100 रुपए का उसने कोई सामान खरीदा और वो 100 रुपए में ही बेचने को तैयार हो गया या 105 रुपए में बेचने को तैयार हुआ, तब तो ये माना जाएगा कि वो चुराया हुआ नहीं है भाई, क्योंकि वो उसी दाम पे बेच रहा है जिसमें उसने प्राप्त किया था। लेकिन अगर वो 90 रुपए में या 80 रुपए में बेच दे रहा है और वो ये कथन दे रहा कि सर मैंने इसे कम पैसे में नहीं, मैंने इसको ज़्यादा पैसे में दिया है, तो इससे मेरे आचरण द्वारा यह साबित होता है कि वो माल चुराया हुआ मैंने प्राप्त नहीं किया था। तो आपका ये हो जाएगा डी हो गया। अब आप आ जाओ, तो इसमें कौन कौन सा इलस्ट्रेशन आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें जितना असली वाला कूटरचित वाला खूब पूछता है, ये मैंने इंपॉर्टेंट बताना भूल गया था, कहाँ गया का कूटरचित वाला, जो इसके पहले ए वाला पढ़ाया था मैंने, वो बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा, उसको अंडरलाइन कर लेना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो। और तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इस एक कलकत्ते वाला इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता वाला खूब पूछता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, सॉरी
ये वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है गा, तो ए वाला इंपॉर्टेंट है और सी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको पढ़ लेना आप। अब आप आ जाओ किस में आओगे, अब आप आ जाओ आखिरी में, मैं सारे इलस्ट्रेशन इसके करा दे रहा हूँ, इससे समझ में आपको आ जाएगा, इस वजह से का अपने कब्जे में कूटकृत सिक्का है, जिसका कूटकृत होना वह जानता है, कपटपूर्वक रखने का अभियुक्त है, वह यह साबित करने की प्रस्तावना करता है कि उसने एक कुशल व्यक्ति से उस सिक्के की परीक्षा कराने को कहा था, क्योंकि उसे शंका थी कि वह कूटकृत है और या नहीं। उस व्यक्ति ने उसकी परीक्षा की और उससे कहा कि वह असली है। अंतिम पूर्व दृष्टांत से कथित कारणों से का इन तथ्यों को साबित कर सकेगा। अब इसमें विशेषज्ञ वाला आ गया कि वो क्या कहता है कि का के ऊपर इल्जाम लगा कि ये सिक्का कूट रचित है, तो वो अब किस चीज का सहारा लेगा, वो लेगा सर मेरे कथन मान लेता हूं, ये आप कह रहे हो कि मैं कह रहा हूं ये कूट रचित नहीं है, तो अब ये आपको सामान्यतः सेक्शन 58 में तो साबित नहीं करने दिया जाएगा कि ये कूट रचित नहीं है, आपके इस कथन से साबित होता है। लेकिन आप क्या करोगे, कहोगे सर मेरा जो कथन है वो किस आधार पे मैं कह रहा हूं, ये कब साबित करने दिया जाएगा। देखो यहीं से पकड़ो, उसके कथन को कब साबित करने के लिए कि हाँ भाई आपको न्यायालय को जैसे कह रहा है न्यायालय से कि ये सर सामान्यतः कहेगा ये सिक्का कूट रचित नहीं है, तो न्यायालय तो साधारणतः कहेगा कि 58 लागू होता, तुम अपने कथन को साबित नहीं कर सकते हो, ये सामने वाला बताएगा कि है कि नहीं है, लेकिन वो कहेगा सर मैं खुद ही साबित कर दे रहा हूं कि ये कूटरचित नहीं था, तो मैं ये जानता था कि ये कूटरचित नहीं है, तो वो क्या सहारा लेगा 45 का कि मैंने इसे विशेषज्ञ को दिखाया था और उसने मुझसे कहा था कि ये सिक्का कूटरचित नहीं है, ये सिक्का नकली नहीं है, इस आधार पर मैंने इस सिक्के को इस व्यक्ति को दिया। तो न्यायालय कहेगा हाँ भाई इसने प्रोड्यूस करेगा कि भाई मैंने इसे चेक कराया था, तो उससे उसका ये भी कथन सुसंगत हो जाएगी, उसकी ये स्वीकृति भी सुसंगत हो जाएगी। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और इसकी एक चीज और पढ़ लेना आप लोग, अरे सॉरी, एक चीज और पढ़ लेना, इसमें ये देखो यहाँ दिया है, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखो ये चीज पढ़ लेना। इस धारा में निहित सिद्धांत, इस धारा में निहित सिद्धांत यह स्पष्ट करता है किसी व्यक्ति का कथन विरोधी पक्षकार द्वारा ही साक्ष्य में प्रयुक्त किया जा सकता है, स्वयं द्वारा नहीं, जब तक कि इसके अपवाद ना हो। तो अपवाद वही 3 दशाएं हैं जो मैंने बताया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके कथन को कौन उपयोग कर सकता है, विपक्षी उपयोग कर सकता है, लेकिन आप उपयोग नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो उसने कहा यह दस्तावेज कूट रचित है, तो उसका यह कथन क्या बोलते, और पहले कहा था कि वो दस्तावेज असली है, तो उसका ये कथन वो खुद नहीं यूज कर सकता, सामने वाला यूज करेगा कि सर इसका, लेकिन वो उस कंडीशन को 3 में बता देगा कि सर अगर मैं मर गया होता या मेरी मन की दशा या मेरे आचरण से पता, या धारा 6 से और 55 तक की दशा में मेरे वो कथन सुसंगत हो रहे हैं कि ये दस्तावेज कूटरचित है। तो ये हो जाएगा आपका इतना। अब आप आ जाओ किस पे, सेक्शन 22 पे। सेक्शन 22 दस्तावेज की अंतर्वस्तु को के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत हैं। अब देखो कब मौखिक स्वीकृतियां सुसंगत हैं, ये कहां बताया जाएगा। तो इसको पढ़ने के पहले रेड विथ कर लो। रेड विथ किसके साथ पढ़ोगे, किसके साथ पढ़ोगे इसको, बीएसए की कौन सी धारा, बीएसए की धारा 20 के साथ इसे पढ़ोगे। तो इसको बीएसए की धारा 20 के साथ पढ़ोगे, और इसको सामान्यता किसके साथ तुम पढ़ोगे, रेड विथ 59 के साथ। अब 59 क्या कहता है, ये भी भाई आप लोग देख लो, 59 क्या कहता है ये देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। 59 क्या कहता है, 59 अभी आपको बताया, बताओ। मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों को साबित किया जाना। इसमें क्या दिया है कि दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर वस्तुओं के सिवाय सभी तथ्यों को मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाएगा। तो अब ये 59 से क्यों मैंने जोड़ दिया, इसमें दिया किसी दस्तावेज की अंतर वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां सुसंगत नहीं होती हैं। तो ये किसका पालन कर रहा है, 59 का, जहां कहा गया कि अगर कोई चीज दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में या दस्तावेज के रूप में या इलेक्ट्रॉनिक, तो उसे दस्तावेज से ही साबित किया जाएगा, मौखिक द्वारा नहीं। तो अब आप आ जाओ यदि और जब क्या हो, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, तीसरा, इसको बड़ा कर लो।
जब तक कि उन्हें प्रस्थापना करने वाला पक्षकार यह दर्शित ना कर दे कि ऐसे दस्तावेज की अंतर वस्तु द्वितीयक साक्ष्य देने के एतमिन पश्चात, एतमिन पश्चात मतलब क्या हो गया, किस सेक्शन में आ जाएगा एतमिन पश्चात? सेक्शन 65 में जो कंडीशन दी गई हैं, 65 में जो कंडीशन दी गई हैं, तब आप द्वितीयक साक्ष्य दे सकोगे। हकदार है अथवा जब पेश की गई दस्तावेज का असली होना प्रश्नगत ना हो, या तो 65 का कंडीशन हो या क्या हो, जब दस्तावेज को पेश करने का असली होना प्रश्नगत ना हो। तो इसमें क्या बताया गया कि दस्तावेज की अंतर्वस्तु को मौखिक स्वीकृति द्वारा सामान्यतः साबित नहीं किया जा सकता। कब साबित किया जा सकता है? जब वह एतमिन पश्चात दिए हुए नियमों के हकदार हो, अधीन हो, अथवा पेश किए गए दस्तावेजों का असली होना प्रसंगत ना हो। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। इसकी टिप्पणी पढ़ लो, इसी यहीं से समझ में आ जाएगा। यह धारा सर्वोच्चम साक्ष्य के नियम पे आधार, अर्थात सर्वोत्तम साक्ष्य का नियम जब तक अन्य साक्ष्य अनुज्ञात ना किया जाए। देखो यहाँ पे दे दिया, सामान्य सिद्धांत के अनुसार कोई दस्तावेज प्राथमिक साक्ष्य से ही साबित किया जाएगा। ये कहाँ बताया गया? द्वितीयक साक्ष्य केवल 65 में बताई गई कंडीशनों के परिस्थितियों में ही दिया जाएगा। इसलिए धारा 22 में यह कहा गया है कि किसी भी दस्तावेज की विषय वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृति तभी दी जा सकती है जब 65 का कोई आधार विद्यमान हो। अब देखो, जैसे तुम्हारे पास क्या है, कोई दस्तावेज है, ठीक है, अब तुमको उसको मौखिक स्वीकृति द्वारा साबित करना है न्यायालय में, तो तुम क्या दिखाओगे? पहले एक चीज दिखाओगे कि सर ये 65 की कंडीशनों को फुलफिल करता, इस वजह से मैं मौखिक स्वीकृति दे रहा हूं। नंबर 2 क्या दिखाओगे कि सर ये दस्तावेज का असली होने के बारे में प्रश्नगत नहीं कि दस्तावेज असली है या नकली है, क्योंकि दस्तावेज को वहां साबित करने की बात नहीं, उसके अंतर्वस्तु को साबित करने की बात नहीं है। ठीक है, तो इतनी चीजें आई होप समझ में आ गई होंगी। तो 21 आपको आ गया, 22 आ गया। अब 22A आ जाओ। अब देखो एक चीज नोट कर लेना, देखो एक कमी हो गई है। बीएसए जब पढ़ोगे तो उसमें 22A को नहीं दिया गया है, बीएसए में 22A को नहीं दिया गया है, ना इसको 22 में समाहित किया गया, 22 को हटा ही दिया गया है। ये जब आप पढ़ोगे तो इसमें क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु से संबंधित मौखिक स्वीकृतियां तब तक सुसंगत नहीं है जब तक पेश की गई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के असलियत के बारे में प्रसंगत नहीं है। तो किस चीज के बारे में प्रसंगत नहीं है? असली होने के बारे में प्रसंगत नहीं, तब तक मौखिक स्वीकृतियां नहीं दे सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सत्यता की अवधारणा की जा सकती है, क्योंकि जब तक रिकॉर्ड की अंतर्वस्तु प्रसंगत हो तब अन्य साक्ष्य दिए जाने योग्य हो। ऐसी परिस्थितियों में साक्ष्य में ऐसे रिकॉर्ड की अंतर्वस्तु का मौखिक वृत्तांत भी लिया जा सकता है। तो ये भी कोई जनरल चीजें, कोई ज्यादा इसमें वो नहीं है। अब आप आ जाओ सेक्शन 23 पे, सेक्शन 23 पे आ जाओ। सेक्शन 23 पढ़ोगे, सेक्शन 23 को आप किसके साथ पढ़ोगे? सेक्शन 23 को पढ़ोगे आप बीएसए की धारा 21 के साथ। किसके साथ पढ़ोगे? 21 के साथ पढ़ोगे। ठीक, इतनी चीजें हो गई। अब देखो ये चीज, तो इसमें क्या है, सिविल मामलों में कोई भी स्वीकृति सुसंगत नहीं है यदि वह या तो अभिव्यक्ति शर्त पर की गई, मतलब शर्त पे दी गई, क्या किस शर्त पर की गई कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। क्या है, अगर स्वीकृति कब सुसंगत नहीं होगी सिविल मामलों में? जब उसमें पहले ही यह शर्त लगा दिया गया हो कि इसे साक्ष्य के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा, या अब दूसरी कंडीशन क्या है, या ऐसी परिस्थितियों के अधीन दी गई हो जिसे न्यायालय या अनुमान कर सके, अनुमान मतलब या अनुमान कर सके, उपधारणा कर सके कि पक्षकार इस बात पर परस्पर सहमत हो गए थे कि उनका साक्ष्य नहीं दिया जाना चाहिए, या पक्षकार पहले ही न्यायालय में बाहर सहमत हो गए कि जो हम समझौता कर रहे हैं, जो चीजें हम कर रहे हैं, उसको न्यायालय में हम साक्ष्य के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे। तो सामान्यतः ये धारा क्या बताती है? सामान्यतः यह धारा बताती है कि सिविल मामलों में कोई भी स्वीकृतियां सुसंगत नहीं है।
और कब सुसंगत होंगी वो चीज़ें ऊपर बताई गई हैं। तो उसकी कंडीशन क्या है, कब सुसंगत नहीं होंगी? उल्टा है ये धारा, साक्ष्य नहीं दिया जाएगा जब पहले ही उन्होंने यह शर्त लगा दी हो, या वो पहले ही न्यायालय अनुमान कर कि पक्षकार इस बात पर पहले ही सहमत हो गए थे कि इसे साक्ष्य के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो धारा 23 केवल सिविल मामलों में, ये याद कर लेना, धारा 23 केवल सिविल मामलों में लागू होता है। धारा 23 किस पे लागू होता है? केवल सिविल मामलों में लागू होता है। इसे विदाउट प्रीजुडिस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विदाउट प्रीजुडिस। हिंदी में क्या कहते हैं? बिना किसी पूर्व धारणा। ठीक, इतनी चीजें आ गई। तो आई होप 23 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब 23 के बाद आ जाओ आप 31 पे। 23 के बाद आ जाओ आप 31। सॉरी, कहाँ गया? ये कहाँ चला गया? ओहो सॉरी, अब बेयर एक्ट से 31 खोल लो, मेरे से गायब हो गया, डिलीट हो गया, सॉरी। ओ नहीं आ रहा, आप 31 खोलो तो बताऊं। गायब हो गया यार। बहुत सी चीज़ें मैं लेके आया था, वो गायब हो गया। मैं नया खोल लेता हूँ, यहाँ पे पढ़ा देता हूँ, ठीक है आपको। 31 में अपनी वो गायब हो गया, तो 31 आप खोल लो। 31 क्या कहता है? स्वीकृति निश्चायक सबूत नहीं है। स्वीकृति क्या है? निश्चायक सबूत नहीं है। ये क्या करता है? विबंधन का। तो स्वीकृति सबसे पहले ये जानो, स्वीकृतियां दो चीज जानो। नंबर 1, निश्चयात्मक, ये नहीं है। नंबर 2 क्या है? ये क्या कर सकती हैं? विबंध कर सकती हैं। सकती है। ये क्या कहता है? सेक्शन 31 कहता है। इसको बीएसए के साथ पढ़ोगे तो किस धारा में बीएसए के दिया है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की 25 में, 25 में दिया, ठीक है। तो अब इतनी धारा है, तो इसको पढ़ो। स्वीकृतियां स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत नहीं है, किंतु आत्मिन पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन व विबंधन के रूप में परिवर्तित हो सकती हैं। मतलब उनका सिंपल सी बात ये जानो, 31 को हम किसका स्टॉपेल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो 31 का प्रयोग हम किसके रूप में कर सकते हैं? स्टॉपेल के रूप में कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। 31 भी हो गया आपका। अब आपका क्या क्या क्वेश्चन आए हैं पीटी में, क्या क्या क्वेश्चन आए हैं पीटी में, वो मैं करा दे रहा हूँ। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब क्वेश्चन देखो क्या क्या आए हैं, वो मैं पूछ लेता हूँ और उसको बता देना तुम लोग। देखो आप लोग भी अगर आपके पास हो तो आप लोग घटना चक्र खोल लेना अपना। कौन से पेज नंबर पे है? 333 पे है, ठीक है। देखो इसमें आ जाओ कि हाँ, सबसे पहले आ जाओ 332 पे। इसमें क्या दिया गया? सामान्य नियम है कि स्वीकृतकर्ताओं के विरुद्ध साबित की जा सकती हैं। साक्ष्य अधिनियम में निम्न में से किन उपबंधों में उपरोक्त नियम का अपवाद है? तो सामान्य नियम क्या है? पहले सामान्य नियम याद करो। सामान्य नियम, सामान्य नियम क्या है? सामान्यता। सामान्य नियम है कि
स्वीकृति कर्ता के विरुद्ध साबित की जाती है, परंतु अपवाद कहाँ है? अपवाद कहाँ दिया गया है? 21 में। तो क्या पूछता है क्वेश्चन कि अपवाद बताइए कहाँ दिया गया, तो अपवाद कहाँ दिया गया है? 21 में दिया गया है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इलस्ट्रेशन पूछ लिया। का और खा के बीच प्रश्न यह है कि क्या आमुक विलेख कूटरचित है या नहीं। का प्रतिज्ञात करता है कि वह असली है, खा प्रतिज्ञात करता है कि वह कूटरचित है। देखो इलस्ट्रेशन से पकड़ो। अब देखो इसमें क्या क्या है। खा का कोई कथन कि विलेख असली है का साबित कर सकेगा, तथा का कोई कथन कि विलेख कूटरचित है खा साबित कर सकेगा। तो इस पहले से ही क्लियर हो गया कि एक दूसरे के विरुद्ध जो चीजें हैं वो आप साबित कर सकोगे। तो बस ये दृष्टांत कौन सा था? दृष्टांत सॉरी ये दृष्टांत कौन सा था? ए। ये 50 बार बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये यूपी एपीओ में दे भी सकता समस्या के रूप में, यूपी एपीओ में समस्या के रूप में भी दे सकता है, और ये पीटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट आ जाएगा। ठीक, तो अब आप आ जाओ आगे। एक स्वीकृतकर्ता की ओर से वह उसके पक्ष में तब सुसंगत होगी जब ऐसी स्वीकृति कहाँ आएगी, किस धारा में आएगी। क्या कह रहा? एक स्वीकृतकर्ता की, जैसे मैं स्वीकृत कर रहा हूं और मैं ही उसे कब साबित कर सकूंगा, कब न्यायालय में प्रोड्यूस कर सकूंगा, वो कंडीशन कहाँ बताई गई? सेक्शन 21 में बताई गई है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब पूछता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की विषय वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियों का प्रावधान कहाँ है? तो ए में दे देगा 20, एक में दे देगा आपका 23, एक में दे देगा, बी में दे देगा 23, सी में दे देगा 22A, और डी में क्या कर देगा? 22B। तो आप कौन सा मार के आओगे? ए मार के आना, 22A। अब आप आ जाओ कि धारा केवल कौन सी धारा, कौन सी धारा सिविल मामलों में लागू होती है? सिविल मामलों में तो नंबर ए क्या दे देगा? 23, नंबर बी क्या दे देगा? 27, नंबर सी क्या दे देगा? 53, नंबर डी क्या दे देगा? 133। तो आप इसमें क्या मारोगे? 23 सिविल मामलों में लागू होता है। अब या तो इसको बदल के भी दे सकता, उसको बदल के क्या दे सकता है? कौन आपराधिक मामलों में, आपराधिक मामलों में लागू नहीं होता, तब भी तुम क्या मारो? लागू नहीं होता, तब भी तुम क्या मारोगे? 23 मारना। ये बदल के भी दे सकता है। ये कई बार पूछा कौन सी धारा आपराधिक मामलों में संबंधित नहीं है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 23 ही मारना। ये कई बार, बहुत बार रिपीटेड है। उत्तराखंड में 2014 में आया है, आरजीएस एपीओ 2015 में, यूपी एपीओ 2018-22 में आया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पीटी में क्वेश्चन पूछा है, सिविल मामले वाला बहुत बार पूछा। तो 23 मान लेना। अब इसमें एक और पूछ लेता, 23 से खूब क्वेश्चन पूछता है, जितना मैं 23 बता रहा हूं सब लिख लेना। ये ऐसे पूछेगा प्रतिकूल, देखो ये कोटेशन ही लिख लेना, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संसूचना संरक्षित है, संरक्षित है। तो ये कहाँ दिया गया है? ये भी आपका 23 में। ये सीधे सीधे कोटेशन इसका याद कर लेना कि प्रतिकूल प्रभाव मतलब कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब क्या है?
कि अगर मान लो आपने न्यायालय में पहले से ही ये कर लिया कि ये मेरी स्वीकृति साक्ष्य के रूप में नहीं प्रोड्यूस की जाएगी, तो ये आपके ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा कि आप अपराध में फंस रहे हो कि आपने ये गलत काम किया है, कि इस वजह से आप साक्ष्य को न्यायालय में प्रोड्यूस करने के लिए नहीं कह रहे हो। ये कौन से 23 ये आपको सुरक्षा प्रदान, संरक्षित, देखो कह दिया है संरक्षित देता, संरक्षण दे देता कि अगर आप ये स्टेटमेंट कहते हो कि मेरा ये स्वीकृति साक्ष्य के रूप में नहीं, तो आपको क्या बोलते हैं, उस चीज के लिए आपको उसमें फंसाएगा नहीं। तो ये कौन सा धारा कहता है, 23 कहता है। अब आप आ जाओ बिना पूर्व धारणा के। एक क्वेश्चन इसमें और पूछता है, क्या पूछता है, एक क्वेश्चन और पूछता है, एक क्वेश्चन पूछता है बिना किसके, किसी पूर्व धारणा, मतलब अगर आपने कहा कि ये साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाएगा तो आपके ऊपर कोई धारणा नहीं बनाई जाएगी पूर्व धारणा की भाई इसने कुछ गलत किया होगा, इसी वजह से ये कह रहा है कि इसे साक्ष्य में स्वीकार ना किया जाए। कोई बिना किसी पूर्व धारणा को आपको क्या कहा जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा। ये किस धारा में है, ये किस धारा में, ये 23 में भी दिया गया है। तो आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज एडमिशन ख़त्म हो गया, कल आपका कन्फेशन, कल बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ये मेंस में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके बाय।